दोस्तों, जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की तो हमें अक्सर देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर इन साइक्लोन्स का बहुत एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें, वैसे तो आजकल अरेबियन सी के अंदर भी, बे ऑफ बंगाल, दोनों जगह के ऊपर साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है। पर अभी जो साइक्लोन यहाँ पे आया है वो आया है बे ऑफ बंगाल साइड से। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन है ना, इसने कल चेन्नई के अंदर काफ़ी बड़े इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट किए, काफ़ी लोगों की यहाँ पे मौत भी हो गई है एंड बहुत सारी फ़्लाइट्स को यहाँ पे कैंसिल किया गया है। तो जानेंगे इस पर्टिकुलर साइक्लोन के बारे में और भी थोड़ी डिटेल्स। तो दोस्तों, डेट है आज की 5 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किस साइक्लोन के बारे में, तो ये साइक्लोन का नाम है साइक्लोन मिशोंग, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन का नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया किसके द्वारा? म्यांमार कंट्री के द्वारा। दरअसल में इसका अर्थ होता है मिशोंग का, दैट इज स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। अब अगर हम बात करें इस साल की, तो यहाँ पर चौथा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें यहाँ पे देखने को मिला है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो देखो, तमिलनाडु के अंदर तो हो ही गया, आज के दिन आंध्र प्रदेश के अंदर होगा और यहाँ पर भी बहुत सारी यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह यहाँ पे आज के लिए इशू यहाँ पे कर दी गई हैं। अगर आप नोटिस करोगे थोड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, तो ट्रॉपिकल का आप अर्थ जानते ही होंगे, वो वाले साइक्लोन जो कहीं ना कहीं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में डेवलप होते हैं। अब यहाँ पर इन साइक्लोन्स की जो स्पीड होती है, इट इज़ मोर देन 63 किलोमीटर पर आवर या फिर 34 नॉट्स भी आप यहाँ पर कह सकते हो, ऐसा WM इसको कैटेगराइज करता है। अब एक तो होता है आपका काम एरिया, जिसको बोलते हैं आप आई। उसके अराउंड जब आप नोटिस करोगे ना, तो बहुत ही स्पायरली विंड्स हमें देखने को मिलती है सेंटर के अराउंड, तब हम कहते हैं कि हाँ, एक मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे डेवलप हो चुका है। दरअसल में ना, आप नोटिस करोगे साइक्लोन्स के भी ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के अंदर इनको विली विलीज के नाम से जाना जाता है। बाकी डेफिनेटली इस एरिया के अराउंड, जो कि आपका क्या हो गया, आपका वेस्टर्न नॉर्दर्न पैसिफिक जो ओशन हो गया, वहाँ पर इनको जाना जाता है टाइफून्स के नाम से। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे, कैरेबियन वाला एरिया भी उसी तरह से आपका हरिकेन्स, यहाँ पे आपको कैरेबियन वाले एरिया के अंदर हरिकेन्स देखने को मिल जाएंगे। तो नाम बेसिकली अलग अलग हैं, पर इनका मीनिंग बिल्कुल सेम ही देखने को मिल जाता है। अब अगर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की बात करें, तो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहले तो होता है कि सी सरफेस टेम्परेचर हमको मिले, मतलब एक बहुत बड़ी सी सरफेस हो जिसका टेम्परेचर हो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करेगी ना, कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है और पानी की कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है, तब कहीं ना कहीं आपका साइक्लोन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। उसी तरह से क्रियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, छोटे वेरिएशंस होने चाहिए इन वर्टिकल विंड स्पीड, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए एंड लास्टली अपर एयर डिवर्जेंस होने चाहिए अबव द सी लेवल सिस्टम। ये 5 पॉइंट्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, NCERT में यही 5 पॉइंट्स मेंशन्ड भी है। साइक्लोन्स फॉर्मेशन आप जानते हो, टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है क्या, फॉर्मेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज। यहाँ पर जब इनको ये सारी कंडीशंस मिलेगी, अकॉर्डिंगली वो चीज़ डेवलप होने लग जाती है। कि जब 26 लिखा होता है कि 27 है, तो 27 ही आप मान के चलिए इसको। तब ये जब मिल जाता है ना, तो अकॉर्डिंगली प्रॉपर उसको पुश मिल जाता है। फिर उसके बाद प्रॉपर अगर एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होती है, उससे कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होती है एंड अकॉर्डिंगली जो इस तरह के इश्यूज़ हैं वो क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। फिर जो सेकंड फेज़ आता है उसको बोलते हैं मेच्योर फेज़ एंड थर्ड फेज़ आता है आपका मॉडिफिकेशन एंड डिके। जैसे ही देखो पानी की वाटर हो गया, वार्म मॉइस्ट एयर हो गया, इसकी जब कहीं ना कहीं इसका जो सोर्स है वो जैसे ही कट होने लग जाता है, अकॉर्डिंगली क्या होता है, अकॉर्डिंगली आपका जो साइक्लोन है वो आपका डीके करने लग जाता है। तो 2 तरह से आप इसको यूज़ कर पाओगे। एक तो देखो, अगर डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन आ गया साइक्लोन के रिगार्डिंग, चाहे इस पर्टिकुलर साइक्लोन के रिगार्डिंग या इन जनरल साइक्लोन के रिगार्डिंग, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी यूपीएससी ने साइक्लोन की नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखे हैं एंड एट द सेम टाइम कल को साइक्लोन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर हर लगभग दूसरे तीसरे साल आता ही रहता है, तो वहाँ पर भी आप कुछ एग्जांपल्स के तौर के ऊपर इसको यहाँ पे मेंशन कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोन के बारे में, राइट। लैंडफॉल आप देख लो, लैंडफॉल एक और वर्ड है। लैंडफॉल बेसिकली ये होता है कि जब आपका जो आई होता है ना, जो स्टॉर्म का बेसिकली सेंटर होता है, वो आपका ओवरलैंड मूव कर रहा है फ्रॉम द सी, दैट इज़ नोन एज लैंडफॉल। ठीक है ना, तो कुछ घंटे तो लास्ट कर सकता है, कि ज़्यादा टाइम भी कई बार लास्ट कर जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं विद रिगार्ड टू लैंडफॉल भी आपको जो पता होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। हमारा जो हिस्ट्री का ऑप्शनल बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। कल इसकी पहली क्लास थी और 4, 5 और 6 दिसंबर तीनों दिनों के लिए बिल्कुल यहाँ पे फ्री क्लासेस है आप सभी के लिए। आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कोर्स को चेक कीजिए, देखिए किस तरह से पढ़ाया जाता है, इसको असेस कीजिए एंड डेफिनेटली आई एम श्योर ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ऑप्शनल जो बैच है हिस्ट्री का।
इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। तो एक्चुअल में अभी क्या हुआ है ना, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल है वहाँ पर इंडिया को री इलेक्ट कर दिया गया है। सर कितने टाइम के लिए? 2 टाइम के लिए, ठीक है ना। दो टाइम मतलब 2 साल, सॉरी 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल कौन से? 2024-25 के लिए इंडिया को यहाँ पे री इलेक्ट कर दिया गया है। देखो पहली बात समझो, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू थिंक इसका काम क्या होता होगा? इसका काम बेसिकली यही है, जैसे शिप्स है हमारी, तो शिप्स के द्वारा जो अलग अलग तरह का मेरीन पोल्यूशन हो गया, ठीक है ना, उसको रोकना, साथ साथ शिपिंग की सेफ्टी सिक्योरिटी को बढ़ाना, ये सारे काम कौन देखता है? ये IMO ही देखता है, और ये एक UN की स्पेशलाइज एजेंसी है। तो ये कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो स्टार्टिंग इसकी होती है कब? 1948 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी जनेवा के अंदर, जहाँ पर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिली। पर जो कन्वेंशन फोर्स में आया वो 10 साल के बाद आया, इन 1958। इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया वन ऑफ द स्टार्टिंग मेंबर्स में से है। तो 1959 के अंदर इंडिया भी इसको यहाँ पे ज्वाइन कर गया था, और इसकी कन्वेंशन को हमने रेटिफाई भी कर रखा है। तो टोटल यहाँ पे 175 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी, 3 एसोसिएट मेंबर्स इसके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो होती है असेंबली और एक होती है काउंसिल। तो इंडिया को अभी इलेक्ट किसके लिए किया गया है? इंडिया को काउंसिल के लिए यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। तो असेंबली तो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी हो गया, ठीक है ना, जहाँ पे जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो आपकी मिलेंगी वंस एवरी 2 ईयर्स, और अगर ज़रूरत पड़े तो बार बार, मतलब ज़्यादा बार भी मिला जा सकता है, पर मिनिमम एक बार तो मिलेंगी ही 2 साल के अंदर। तो जो भी इनका बजट हो गया, जो भी क्या काम करना है, वो ये अप्रूव करता है। पर कहीं ना कहीं जब एग्जेक्टिव वाले काम आ जाते हैं ना, वो काम कौन देखता है? वो आपका काउंसिल देखता है। इसी वजह से इसको एग्जेक्टिव ऑर्गन ऑफ IMO भी बोला जाता है। तो जो भी काम कैसे किया जा रहा है, और 2 साल का टर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे अभी 2024-25 के लिए इंडिया भी इलेक्ट हो चुका है, तो सारे यही काम परफॉर्म करता है, अलग अलग काम, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अलग अलग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है ना, बजट एस्टिमेट्स को कंसिडर करना, रिपोर्ट्स वगैरह देखना, ठीक है ना, सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना, ये सारे काम इसके द्वारा ही देखे जाते हैं। अभी IMO को साइज़ कितना है? IMO का नहीं, IMO की काउंसिल का साइज़ कितना है? वो साइज़ आपको 52 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए हो, इसका रोल वगैरह समझ गए हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कन्वेंशन हैं, जैसे शायद आपने ना मार्पोल कन्वेंशन के बारे में सुना होगा। मार्पोल कन्वेंशन आपकी मैरीटाइम पोल्यूशन को कैसे टैकल करना है उसके साथ डील करती है। उसके अलावा सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास करके जो आपकी कन्वेंशन आती है, वो यहाँ पे IMO की कन्वेंशन है। उसी तरह से स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स, STCW, ये वाली भी आपकी इसी IMO के अंतर्गत ही आ जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पता होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन प्रेज्ड इंडिया ऑन मिलेट्स। देखो मिलेट्स के बारे में तो हमने बहुत 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 बार पढ़ लिया है, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट पढ़ लिए हैं, इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी पढ़ लिए हैं। तो इंडिया देखो अभी 2023 खत्म होने जा रहा है, पर डेफिनेटली इंडिया ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो घोषित करवाया था वर्ल्ड का, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा इंडिया का। तो डेफिनेटली इंडिया चाहता भी है इस डायरेक्शन के अंदर और काम करना। तो जो CAC है ना, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसके द्वारा इंडियन स्टैंडर्ड्स को प्रेज किया गया है। सर इसका क्या अर्थ? देखो आप समझने की कोशिश करो। जैसे फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं, बिल्कुल जैसे आप सोना खरीदते हो ना, गोल्ड खरीदते हो, तो गोल्ड के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, बिल्कुल उस तरह खाने के फूड स्टैंडर्ड्स भी होते हैं कि क्या ये ठीक है, क्या क्या किस मात्रा में अंदर है, क्या इससे हेल्थ को कोई नुकसान तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें, तो इन्हीं को फूड स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, बिल्कुल। तो इंटरनेशनली हमारे पास एक बॉडी है जिसको 1963 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, उसी का नाम क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने WHO के साथ मिलकर ये कमीशन बनाया है, जो कि फूड स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, कस्टमर्स की हेल्थ कैसे कैसे प्रोटेक्ट करी जा पाए, उनको बेहतर किया जा पाए, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अभी 46 सेशन यहाँ पे चल रहा है रोम, इटली के अंदर, तो वहाँ पर ये बात यहाँ पे करी गई, इंडिया को यहाँ पे प्रेज किया गया। अभी क्या है, अभी इसके अंदर आप नोटिस करोगे CAC के अंदर टोटल 89 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब 88 मेंबर कंट्रीज़ हैं और एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन। इंडिया इसका 1964 से पार्ट है, ठीक है। आपने WTO के रिगार्डिंग ना सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स आपने सुने होंगे। बेसिकली कई बार मान लो कुछ सामान इंडिया से यूरोप गया, यूरोप ने वहाँ पे मना कर दिया कि नहीं यार ये इस पे मक्खियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें मतलब कई बार नोटिस करने मिलती है जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। तो वहाँ पर ना वो जो आपके मेजर्स होते हैं वो भी कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे देखते हैं, उनकी गाइडलाइंस, उनकी रिकमेंडेशंस को देखा जाता है। कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स आ जाते हैं तो उनको डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए यही CAC यहाँ पे काम देख लेता है उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो जो कोड और स्टैंडर्ड्स हैं ये अपने आप में वॉलंटरी है, ठीक है ना, कंट्रीज़ के लिए। इसकी ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे एक हो गया जनरल स्टैंडर्ड्स, एक कमोडिटी स्टैंडर्ड्स, एक रीजनल स्टैंडर्ड्स। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना कि किस तरह से ये चीज़ वर्क होती है,
पर पॉइंट यही है कि इनका काम थोड़ा सा देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आइटम्स के अंदर किस तरह के ड्रग्स, किस तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ हुए हैं, कहीं कोई बैंड पेस्टिसाइड्स तो नहीं है, हाइजीनिक है या नहीं है, लेबलिंग है प्रॉपर या नहीं है, एडिटिव्स किस तरह के ऐड हुए, सर्टिफिकेशन है, न्यूट्रिशन, ये सारे काम जनरल स्टैंडर्ड्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा कुछ क्वालिटी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो जाता है, ठीक है ना। कोडेक्स मतलब कोशिश करता है कि पूरे ग्रुप के लिए करे, पर कई बार कुछ स्पेसिफिक एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर कुछ रीजन, कुछ हो सकता है साउथ एशिया के अंदर कोई चीज़ बनती हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रीजन के लिए रीजनल स्टैंडर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स है विद रिगार्ड्स टू CAC जो आपको पता होने चाहिए। बाकी देखो, जिसने मिलेट्स नहीं पढ़ा तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने आई थिंक 10 से 15 दिन पहले ही मिलेट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि पिछले महीने में ही आई थिंक 2 बार तो कम से कम मिलेट्स डिस्कस हो चुका है, तो इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स फॉर इंडियन नेवी। अभी देखो क्या हुआ है, जो आपका CSL है ना, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, इसके द्वारा पहले 3 वेसल्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट के लॉन्च किए गए हैं, और इनका आप नाम देख सकते हो, INS माही, INS मालवा, INS मैंगरोल। ये नाम आपको पता होना चाहिए, कल को ये नाम देख के भी पूछ सकता है ये आखिर है क्या। तो आप ध्यान रखिए, ये क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट्स। क्या मतलब इस चीज़ का, देखो सबमरीन आप सभी समझते हो, बिल्कुल ठीक बात है सर। अब देखो सबमरीन का एडवांटेज क्या होता है, सबमरीन को ना डिटेक्ट करना कई बार बहुत दिक्कत वाली बात बन जाती है, क्योंकि से ये अंडर वाटर होते हैं, ठीक है। अंडर वाटर होने की वजह से दुश्मन देश हमारे ऊपर कुछ निगरानी रख सकता है, इस तरह के कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स होंगे तो यहाँ पर आपकी जो वॉरशिप्स हैं, सॉरी जो आपकी सबमरीन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं डिटेक्ट करने के अंदर, ठीक है ना, इन सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के अंदर, उनको ट्रैक करने के अंदर, उनको मारने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है इनकी मदद से। तो ये काम है इन सारी यहाँ पे INS का जो आप देख पाओगे। तो पहली शिप आपकी नवंबर 2024 में डिलीवर हो जाएगी, ठीक है ना। और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग अभी क्लास है, इसको यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं इसकी रिगार्डिंग ही। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स मैंने आपको समझा ही दिया कि बेसिकली ये लोकेट करती हैं सबमरीन्स को, ताकि कहीं ना कहीं हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को यहाँ पे बढ़ाया जा पाए। और क्योंकि इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये यहाँ पे इसको लॉन्च कर रहा है, तो डेफिनेटली इससे हमारी जो आत्मनिर्भरता है शिप बिल्डिंग के अंदर, उसको भी यहाँ पे एक बूस्ट मिलेगा। अगर हम इसकी जो वेसल्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करें ना, तो आप नोटिस करना कि यहाँ पर ये 78 मीटर लॉन्ग, 11.36 मीटर वाइड, और इनकी जो ड्रॉट होता है वो लगभग 2.7 मीटर होता है। ड्रॉट का मतलब होता है कि बेसिकली पानी की कितनी डेप्थ होनी चाहिए ताकि जो आपकी शिप है वो अच्छे से फ्लोट कर पाए, उसको बोल देते हैं हम ड्रॉट। साथ में अगर आप नोटिस करो तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 896 टन। सर इसका क्या अर्थ होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो वो एक तरह से वो वेट ही होता है शिप का। एक्चुअल में होता क्या है ना, इसको हम इनडायरेक्टली मेज़र करते हैं। मान लो एक शिप मूव कर रही है, अब शिप मूव करेगी तो कहीं ना कहीं जो पानी का वॉल्यूम है, वो कितना पानी का वॉल्यूम उस शिप ने डिस्प्लेस किया, उसके माध्यम से हम शिप का वेट देखने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम स्पीड इसकी 25 नॉट्स होती है, तो लगभग ठीक है 1 नॉट 1.85 किलोमीटर पर आवर के आसपास होता है, तो लगभग ये आई थिंक 45 किलोमीटर पर आवर के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी डेफिनेटली इसमें टॉर्पीडोज, रॉकेट्स, माइंस, ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे वेपन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखो वैसे तो मैंने LDF एक बार पढ़ाया था, कुछ बच्चे कह रहे थे सर लॉस एंड डैमेज फंड आपने शायद कवर नहीं करा या फिर उतना डिटेल में नहीं डिस्कस किया, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो समझना इस बात को, हुआ क्या है ना, COP28 जो चल रही है UAE दुबई के अंदर, तो इसके अंदर कंसेंसस बन गया किसके ऊपर, लॉस एंड डेवलपमेंट फंड के ऊपर। एंड इनफैक्ट $450 मिलियन के आसपास हमारे पास यहाँ पे कमिटमेंट्स भी आ चुकी हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, LDF को प्रपोज किया गया था कब, COP27 जो इजिप्ट शर्म अल शेख के अंदर हुई थी, तो वहाँ पे एक बार प्रपोज कर दिया गया था। अब यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है, तो इसके अंतर्गत तो क्या होगा, आपकी जो छोटी छोटी स्पेशली जैसे स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट कंट्रीज उनको बोलते हैं, SIDS करके बोला जाता है, तो ये इस तरह की जो है जैसे टोंगा, फिजी, इनको ना क्लाइमेट चेंज का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। देखो क्लाइमेट चेंज कर तो किसने दिया, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किसके ऊपर आया गया, जैसे आपके ड्रॉट्स, आपके फ्लड्स, इनकी जो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप बोलोगे सर इस तरह के जो छोटे छोटे देश हैं। अब इस तरह से ना हमने देखा कि यार नहीं, जिसने पोल्यूशन किया कहीं ना कहीं उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, तो इस तरह से हमने लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया है ताकि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर पैसा क्रिएट कर पाए। ध्यान रखने वाली बात ये है, ये एक वॉलेंट्री फ़ंड है,
जो कंट्री चाहती है उसको यहाँ पे दे सकती है, डेवलप्ड चाहे तो डेवलप्ड दे, डेवलपिंग चाहे तो डेवलपिंग दे, ठीक है ना। तो जो वर्ल्ड बैंक होगा एक तरह से इसका इंटरिम होस्ट रहेगा फंड का फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, फिर आगे उसके बाद देखा जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं हम अपने पेरिस एग्रीमेंट हो गया, UNFCCC के कमिटमेंट्स हो गया, इनको यहाँ पर देख पाएँ। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, कॉन्ट्रीब्यूट सारी कंट्रीज़ कर सकती हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वॉलेंट्री, और आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो फंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पे अकॉर्डिंगली फंड्स मिल पाएंगे, ठीक है, राइट। कुछ एलोकेशन, एक सर्टेन स्पेसिफिक एलोकेशन आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी होगा, और SIDS को डेफिनेटली होगा ही होगा। तो ये पॉइंट्स है विद रिगार्ड्स टू LDF जो आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको और पूछा था कल विद रिगार्ड्स टू एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट, तो इसको ज़रा हम एक बार ना समझ लेते हैं, क्योंकि 3 इसके रिगार्डिंग मैंने आपको स्टेटमेंट दिए हुए थे। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करने की कोशिश करो ना, तो इसरो ने ऐसा बोला है कि वो बस लॉन्च करने जा रहा है क्या, एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट, जिसको एक्सपोसैट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखोगे, क्या, एक्सपोसैट। ये ध्यान में रखना, बात पता क्या हो रही है एक्चुअल में, आपका इसरो और आपका एक RRI क्या है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि बैंगलोर के अंदर है। ये दोनों मिलकर ना आपके यहाँ पे एक्सपोसैट को यहाँ पे बिल्ड कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप नोटिस करोगे, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एक्स रेज को। अब देखो, जो एक्स रेज होते हैं उसके अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक होल हो गया, सुपरनोवा हो गया, इस तरह से कहीं ना कहीं एक्स रेज आ सकते होंगे। तो यहाँ पर इनको एक्स रे के सोर्सेज को स्टडी करना, उससे बहुत सारी हमें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है विद रिगार्ड्स टू अवर आपके यूनिवर्स के रिगार्डिंग, आपके न्यूट्रॉन स्टार्स के रिगार्डिंग, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के रिगार्डिंग। तो इसको बोला गया है एक्सपोसैट, ठीक है ना, कि लाइट आखिर कहाँ से आई, उस सोर्स की क्या ज्योमेट्री है, उसके सोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक्सपोसैट की मदद से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसको लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया का तो पहला है, पर दुनिया का सिर्फ ये दूसरा ही पोलैरीमीटर मिशन है, ठीक है। इससे पहले आप नोटिस करोगे नासा का ना एक है IXPE यानी कि इमेजिंग एक्सरे पोलैरीमीटर एक्सप्लोरर, जिसको 2021 के अंदर यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एक चीज़ कई बार ना बच्चों को पोलराइजेशन कई बार समझ नहीं आता। देखो होता क्या है ना, पोलराइजेशन से होता क्या है, आपकी जो लाइट है उसकी प्रोपोगेशन, की लाइट किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, किस प्लेन के अंदर प्रोपोगेट करेगी, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, ठीक है ना। तो लाइट वेव्स की अगर आप प्रोपोगेशन देखोगे, अगर वो एक ही प्लेन के अंदर मूव कर रहा है उसको बोलते हैं पोलराइज्ड वेव्स। और अगर आप अनपोलराइज्ड को, कि जो अलग अलग डायरेक्शन में थे, उसको आप एक ही प्लेन के अंदर लेके जा रहे हो, इसी प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन, राइट। तो ये जो एक्सपोसैट है इसी चीज़ को यहाँ पे स्टडी कर रहा है आपकी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 2 मेजर पेलोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, पहला है आपका पोलिक्स एंड दूसरा है आपका एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाना इनके, बट पॉइंट इनका वही है कि आपकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पे स्टडी करेगा विद रिगार्ड्स टू आपके एक्सरे यहाँ पे लाइट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसका, वो 5 साल का इसका मिशन का लाइफ स्पैन का टाइम रहेगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो जो 3 स्टेटमेंट मैंने आपको पूछे थे, पहला था कि कौन से ऑर्बिट के अंदर है, तो ध्यान रखना ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हमको देखने को मिल जाएगा ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग। दूसरी जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली पोलिक्स तो है ही है, और एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा था ना कि यहाँ पे DRDO के द्वारा डेवलप्ड है, नहीं, आपका जो पोलिक्स है वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर के द्वारा के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, और एस्पेक्ट जो है आपका वो यहाँ पर UR राउट सैटेलाइट सेंटर के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल 5 साल के लिए इसका लगभग आपका टाइम रहेगा। तो कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। ये आज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक होमवर्क एडिशनल है, डेट इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है तो आप बता ही दोगे, पर फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना मैं आपको इनके बारे में भी कल समझा दूँ, ताकि अगर इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको डिस्कस कर लें। बाकी क्वेश्चंस का डेफिनेटली मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताइएगा। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका मैं आंसर बता देता हूँ। पहला कह रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर पावर्ड एक्सप्रेसवे, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। गजराज सिस्टम हमने डेफिनेटली डिस्कस किया था, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या एलिफेंट्स को बचाने के लिए ट्रेन से। इंटरपोल की अगर हम बात करें तो NIA नहीं भैया, ये CBI यहाँ पे सर्व करती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आज के लिए आपको होमवर्क रहेंगे। एक है थोड़ा प्लेसेस इन न्यूज़ के रिगार्डिंग, ठीक है ना। 3 टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इसी पर्टिकुलर प्लेसेस इन न्यूज़ के माध्यम से, कि कौन सी लोकेशन आखिर कहाँ पर है, क्योंकि इस तरह के वॉल्केनो सिटीज़ कुछ इस तरह की चीज़ें UPSC पूछता रहता है। दूसरा होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू INST,
इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। एक होमवर्क था जो कल आपका कॉप के रिगार्डिंग की सिग्निफिकेंट आउटकम्स क्या थे, तो यहाँ पे ना एक्चुअली दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। जब मैं बात करता हूँ ना कॉप 21 की, ये बेसिकली वही कॉप है जो 2015 पेरिस के अंदर हमें देखने को मिलती है। सर उसके अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करी गई थी, बिल्कुल, कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे एंड कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम उसको रख पाएँ। तो ये वही यहाँ पे कॉप 21 2015 पेरिस की ही बात हो रही है। कॉप 24 के अंदर पता क्या हुआ, कॉप 24 आपकी पोलैंड के अंदर थी, ठीक है, कैटोविस के अंदर। वहाँ पर 2018 के अंदर ये जो कॉप 24 हुई, उसके अंदर ना हमने क्या किया, फाइनलाइज करने की कोशिश करी कि क्या हमारी इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस क्या होने चाहिए। ये पेरिस बेसिकली जो रूल बुक थी ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हुई। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो आपका आंसर बन जाएगा नीदर वन नॉट टू इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे भी दी है, आप इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।